प्यारे बच्चों, हमने पूर्व के सेशन में देखा था कि किस प्रकार से मोती और हीरा नामक अपने दोनों बैलों को उसका मालिक झूरी अपने साले के यहाँ गया के पास भेज देता है। गया के द्वारा उन बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसका नतीजा यह निकलता है कि वे दोनों बैल वहाँ से भाग छूटते हैं अपने मालिक के यहाँ। रास्ते में उनका एक बंजार से, एक सांड से मुकाबला होता है। वो सामने होता है। दोनों बैल हीरा और मोती मिल कर के बड़े मुश्किल से उससे मुकाबला करते हुए उसे परास्त करके आगे निकलते हैं। आगे देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। दोनों बैल अपने नए मालिक गया के पास से, चूँकि वह उन दोनों बैलों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, भाग छूटे थे और अपने मालिक झूरी के पास में आना चाह रहे थे। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी तिनका नहीं मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ कई भैंसें थीं। उन दोनों बैलों को रास्ते में एक हरे भरे खेत में चरते हुए जब उसके मालिक देख लेता है तो वह लोगों को बुला करके उन दोनों बैलों को पकड़वा देता है और उन दोनों बैलों को कांजी हाउस में ले जा करके बंद कर दिया जाता है। अब हम घटना देखते हैं कांजी हाउस की। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अर्थात उनकी उस मिट्टी को चाटने से भूख नहीं मिट रही थी। वो भूखे प्यासे उस दीवार की मिट्टी को चाट रहे। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाला जाए। दोनों बैल वहाँ से भाग निकलने के लिए आपस में एक दूसरे से मूक भाषा में, पशुओं की भाषा में मानो बात कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है, आओ दीवार तोड़ डालें। दूसरा बोला, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया। उसने सोचा कि शायद अब तो यह दीवार टूट जाएगी। इसने दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो हीरा मोती की अपेक्षा कहीं अधिक गुस्सैल था, क्रोधी स्वभाव का था, ताकतवर और मजबूत भी था और विद्रोह की भावना भी उसके अंदर कहीं ज़्यादा थी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा मोटी रस्सी से बंध जाता है और पिटाई भी उसे खानी पड़ती है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला।
बोला आपने बूते भर जोर तो मार दिया, अर्थात प्रयास तो किए, हार तो मैंने स्वीकार नहीं की। दूसरा कहता है ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। मोती हीरा से कहता है कि तुम्हारा जोर मारना सब व्यर्थ गया, ऐसा जोर किस काम का कि और ज़्यादा बंधन में तुम जकड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। मोती कहता है जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कम से कम मैंने प्रयास किया और हो सकता है कि हमारे प्रयासों से दीवार टूट जाती तो ये सारे के सारे जीव बच जाते। ये सब निढाल हैं, भूखे प्यासे हैं, परेशान। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब हीरा के साथ साथ मोती भी जोर लगाने के लिए अपनी ताकत के द्वारा दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। तो इस प्रकार से अब हीरा अपनी ताकत के द्वारा उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है, दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। उन्होंने देखा कि दीवार टूट गई है, हमको भागने का मौका भी है। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ वो भाग निकली, इसके बाद भैंसें भी वहाँ से खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अन्य जितने भी जानवर, अन्य जितने भी पशु उस कांजी हाउस में थे वे सब एक एक करके भाग निकलते हैं, लेकिन गधे वहाँ से भागने का नाम नहीं लेते। गधे ज्यों के त्यों खड़े रहते। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। डरपोक स्वभाव के थे गधे, तो कहते हैं पर अगर हम भागे और पकड़ लिए गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए हम नहीं भाग रहे। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो गधे कहते हैं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अर्थात उनको डर लग रहा है भागने में, हम कहीं भाग करके नहीं जाएंगे, जो होगा हम वो सब सहन करेंगे, लेकिन हमको भागने में डर लगता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या नहीं भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आँखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अर्थात मैं तुम्हें छोड़ करके अलग नहीं हो सकता, जो होगा हम दोनों के साथ एक साथ। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी मोती, तुम चाहो तो भाग सकते हो, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अर्थात वो कहते हैं यदि हम नहीं भी भाग सके हम भागेंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे, यदि नहीं भागेंगे तो हम दोनों ही यहीं रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे यदि और मार भी पड़ेगी तो हमें इस बात की तो संतुष्टि है कि हमारे का कारण
कम से कम 9-10 अन्य प्राणियों की जान बच गई। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। गधे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, गधे डरे हुए थे, गधों को डर लग रहा था कि हमें दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के साथ आकर के सोने लग गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने मैं कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो अब स्थिति ये रही कि हीरा और मोती दोनों को ही रस्सी से बांध दिया गया था, क्योंकि वहाँ के मुंशी और चौकीदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह काम निश्चित रूप से मोती नहीं किया है, हीरा तो पहले से बंधा हुआ है। अब हम देखते हैं इस कहानी का अंतिम दृश्य 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण मीन्स तिनका भी न डाला। दोनों भूखे प्यासे वहाँ पड़े रहे। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, पानी पीने को केवल एक बार मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं। यही उनका आधार था, अर्थात पानी के सहारे पर ही वे जीवित बचे हुए थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था, ठटरियाँ निकल आई थी, उनकी हड्डियाँ बाहर निकल आई थी, क्योंकि आखिर 5 दिन से भूखे थे। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। तो वहाँ पशु मेले का आयोजन हो रहा था और उस पशु मेले में बेचने के लिए उन दोनों बैलों की बोलियां लगाई जाने लगी। उन दोनों बैलों को संवार कर बाहर लाया गया, लेकिन निर्बल, असहाय, कमज़ोर से बैल दोनों उन्हें देख करके, जो भी देखने के लिए उन्हें आता, वापस चला जाता। कोई भी आखिर उन बैलों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। सहसा एक गड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के, कौन मित्र? दोनों बैल, हीरा और मोती, दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। अर्थात उनमें कितना मांस है, चर्बी कितनी है, ये अनुमान लगाने के लिए उसने उनके कूल्हों में उंगली की और उंगली करके गोद करके मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों को लगने लगा कि निश्चित रूप से ये कोई निर्दयी है, कोई कसाई है और हमको शायद कहीं काटने के लिए तो नहीं ले जा रहा, इसलिए हमारे अंदर कितना मांस है ये परीक्षण करना चाह रहा है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से मीन्स डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका दिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अर्थात गया के यहाँ भले ही कितनी ही परेशानी क्यों न उठानी पड़ रही थी, हमें सूखा ही सही, कम से कम खाने को भूसा तो मिल रहा था, लेकिन हमने वहाँ से भाग करके गलती की और उसी का नतीजा है कि हम और अधिक बड़े कष्ट का सामना करने के लिए इस मुसीबत में फंस गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक मीन्स व्यर्थ ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। अर्थात भगवान को हमारे ऊपर भी दया करनी चाहिए, भगवान तो दया करने वाले हैं। आपस में दोनों बैल एक दूसरे से अपनी मन की बातों को इस प्रकार से व्यक्त करने लगते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना
दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। दोनों को संदेह होता है। दोनों एक दूसरे से अपने मन की शंका को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि देख लेना, यह आदमी हमारे ऊपर छुरी चलाएगा, कसाई है, हमें काटेगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल देते हैं। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। तो इस कारण से दोनों सीधे सीधे उस कसाई के साथ जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में घास में चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उसके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी। दोनों दुखी मन से एक दूसरे से अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए वहाँ उस बधिक के साथ साथ चले जा रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। उन्हें रास्ता पहचान का नजर आने लगा। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर के गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता अचानक से उनकी गायब हो जाती है। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया, अपना खेत जहाँ वो चरा करते थे। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो उन्हें रह रह करके अपनी पुरानी सारी घटनाएं जब वह झूरी के साथ में रहा करते थे याद आने लगती हैं। उसे वह रास्ता, वह खेत, वह कुआं सब पहचान में आने लगता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, प्रभु की ही कृपा है कि हम धीरे धीरे अपने रास्ते पर, अपने घर के रास्ते पर आ गए। मैं तो अब घर भागता हूँ। दूसरा कहता है, यह जाने देगा। पहला कहता है, इसे मैं मार गिराता हूँ, अर्थात मैं इससे डरने वाला नहीं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। तो आपस में दोनों बैल बातचीत करने लगते हैं। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए, क्योंकि उनको अपना घर, अपना गांव, अपना रास्ता सब कुछ नज़र आ जाता है। तो दोनों के अंदर उत्साह बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ने लगती है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़ चले। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। तो दोनों बैल अपने मालिक के थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं। वह दड़ियल बधिक भी पीछे पीछे उनके वहाँ तक आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। हीरा और मोती दोनों जब अपने मालिक से मिले, अपने मालिक के गले लग करके मन दोनों को आनंद आया। आनंद की अनुभूति से दोनों की आंखों से मानो प्रेमाश्रु निकलने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, तुम कौन, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी उसको दड़ियल को जवाब देता है कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद तुम चुरा कर लेकर आ रहे हो इनको,
चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, कोई दूसरा कौन होता है मेरे बैलों को बेचने वाला, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। इस प्रकार की चेतावनी झूरी उस दड़ियल को, कसाई को, बधिक को देने लगता है। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, झूरी उस दड़ियल को पुनः कहता है इस बात को। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल वहाँ से भाग छूटा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती मानो अपनी जीत की खुशी में विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे कि किस प्रकार से दोनों बैल आज अपने मालिक के यहाँ आ गए हैं, और बधिक जो उन्हें ले जा रहा था उस बधिक से किस प्रकार से दोनों बैल मिलकर के लड़ रहे हैं और बधिक के साथ जाने को तैयार नहीं हो रहे। बधिक परेशान होकर उन्हें गालियाँ निकाल रहा है, पत्थर मार रहा है, तब भी बैल वहाँ उसके साथ जाने को तैयार नहीं होते। आखिर उन बैलों की रक्षा हो गई। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। दूसरा कहता है, अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर ले लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। दूसरा भाई कहता है, जो गोली मरवा दे। तो कहता है मोती, मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, आखिर हमारी भी तो जान है। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन उसके ले जाए मैं उसके साथ जाने वाला तो नहीं हूँ। इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चौकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह में उत्साह सा, एक आनंद का सा वातावरण सारे गांव के लोगों के अंदर पैदा हो गया। उन दोनों बैलों को वापस अपने मालिक के पास यहाँ आता हुआ देखकर उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और मालकिन को यह एहसास होने लगा कि मैंने अपने दोनों बैलों को मेरे पति की इच्छा न होते हुए भी अपने भाई गया के पास भेजा और गया के द्वारा उसको सूखा भूसा दिया गया। उन बैलों को भूखा रखा गया, उसकी वजह से वो वहाँ से भाग छूटे। न जाने इन्होंने कितना कष्ट पाया, कितने परेशान हुए और आखिर आकर अपने मालिक के घर आ गए हैं। अपने मालिक के अर्थात स्वयं के घर आया हुआ देख करके मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी भी बड़ी आनंदित थी, आनंद विभोर हो गई।